आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की उबरी जमानत की दरखास्त को किया मुस्तरद। मनमोहन सिंह से SPG सिक्योरिटी वापस ली गई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक और मज़े का खेज बयान, कहा सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और बाबूलाल को जादू टोना के जरिए मारा गया। छत्तीसगढ़, केरला, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में 23 सितंबर को होंगे ज़िमनी इंतखाबात। एक मुस्लिम पुलिस जवान पर गुजरात में मजहबी शनाख्त और दाढ़ी के सबब हमला। हिंदुस्तान ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में 318 रन से शिकस्त दी। कोहली ने की धोनी के 27 टेस्ट जीतने की बराबरी। अब खबरें तफसील से। साबिका वजीर खजाना, रुकन राज्यसभा और कांग्रेस के सीनियर कायद पी चिदंबरम INX मीडिया केस में मरकजी तफ्तीशी एजेंसी की हिरासत में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब उन्हें अदालत उज़्मा से भी करारा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए चिदंबरम की उबूरी जमानत मनसूख करने के फैसले के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस भानुमति की बेंच ने कहा कि जब CBI ने उन्हें हिरासत में लिया है तो ऐसे में हम उबूरी जमानत मनसूख करने के फैसले को मुस्तरद नहीं कर सकते। चिदंबरम की पेशगी जमानत अर्जी मामले में जस्टिस भानुमति ने कहा कि अगर गिरफ्तारी के बाद पेशगी जमानत की अर्जी गैर मौसिर हो जाती है, इस पर चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि फिर भी समाअत हो सकती है। जिंदगी का हक अहम तरीन है। इस पर जस्टिस भानुमति ने कहा कि पेशगी जमानत को हम मुस्तकिल जमानत में तब्दील नहीं कर सकते हैं। रिमांड के खिलाफ अर्जी लिस्ट में नहीं है, हम लिस्टिंग के लिए नहीं कह सकते हैं। CBI की रिमांड के खिलाफ साबिका मरकजी वजीर पी चिदंबरम की अर्जी लिस्टिंग के बीच में फंस गई है, क्योंकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से फिलहाल उसकी मंजूरी नहीं मिली है। चिदंबरम की CBI रिमांड आज ख़त्म हो रही है और उन्होंने रिमांड के खिलाफ नई पिटीशन भी दायर की है, लेकिन अभी तक ये समाअत के लिए दर्ज नहीं हो सकी। भारतीय जनता पार्टी के साबिक सदर और साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। तबीयत ख़राब होने की वजह से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को कानपुर के अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि उन्हें किस शिकायत पर हॉस्पिटल से रिजू किया गया है। साबिक वजीर फाइनेंस अरुण जेटली की मौत से पहले ही BJP में गम की लहर पाई जाती है। ऐसे वक्त मुरली मनोहर जोशी की सेहत की खराबी से BJP कैडर में मज़ीद मायूसी पाई जा रही है। BJP के सरकर्दा लीडरान अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और बाबूलाल गौर का गुज़िश्ता कुछ दिनों में इंतकाल हो गया, जिससे BJP में गम का माहौल है। इस दरमियान भोपाल से BJP रुकन पार्लियामेंट और शोला बयान खातून लीडर प्रज्ञा ठाकुर ने एक इंतहाई मज़े का खेज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि BJP के लिए कई सरकर्दा लीडरान का इंतकाल बेवक्त हो गया है और इसके पीछे अपोजिशन पार्टियों की साजिश है। उन्होंने कहा कि BJP लीडरों के ऊपर जादू टोना जैसा कुछ किया जा रहा है, जिससे उनकी मौत हो रही है। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर आज BJP के आनजहानी लीडर को दिए जा रहे खिराज अकीदत के प्रोग्राम में शरीक हुई और वहीं मस्कुरा मुतनाज़ा बयान दिया। इसके बाद एक बार फिर से पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। आज जब मैं ये देखती हूँ कि हमारे वास्तव में शीर्ष नेतृत्व, कभी सुषमा जी, बाबूलाल जी, फिर जेटली जी और ऐसे क्रमशः जो हमारे नेता पीड़ा सहते सहते और जाते हैं, मन में एक बार आया कि कहीं ये सच तो नहीं। ये आज भी प्रश्नवाचक है, परंतु सच ये है कि हमारे बीच से हमारा नेतृत्व निरंतर जा रहा है, असमय जा रहा है। विश्वास करने के लिए बातें हो सकती हैं, अविश्वास करने के लिए भी हो सकती हैं, परंतु जो सत्य है वह तो हो रहा है। बुलंदशहर के सयाना में हुए तशद्दुद मामले में जेल में बंद
7 मुलजिमीन जमानत पर रिहा हो गए। तमाम मुलजिमीन पिछले 8 माह से ज़िले कारागार में बंद थे। उनके जेल से बाहर आते ही हिंदूवादी तंजीमों के कारकुनों बशमुल रिश्तेदारों ने फूल पहराकर हीरो की तरह इस्तकबाल किया। बता दें कि दिसंबर 2018 के सयाना में तशद्दुद हो गया था, जिसके बाद सयाना कोतवाल सुबोध कुमार सिंह को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में सयाना की चंद्रावटी चौक के इंचार्ज की जानिब से 27 नामजद और 50 से 60 नामालूम मुलजिमीन के खिलाफ तशद्दुद के बशमुल मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज कराए गए। मामलों की SIT जांच की गई। इसमें हिंदू तंजीमों से वाबस्ता लीडरान के बशमुल मुलजिमीन को जेल भेजा गया। इस 44 मामले में जीतू फौजी समेत मुलजिमीन को तशद्दुद के मामले में ज़मानतें मिल गईं, मगर हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश के इल्ज़ाम में ज़मानत नहीं मिलने की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। भारत माता की जय। देशबंधु महासंघ जिंदाबाद। देवेंद्र लोधी जिंदाबाद। एक मिनट जरा मैं सोनू का तर्जुमा एक दिन टैग लीजिए जरा। बाहर को आते हुए देवेंद्र सिंह। इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़, केरला, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश की 4 खाली असम्बली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात 23 सितंबर को कराने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने इतवार को एक प्रेस रिलीज में ये ऐलान किया। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा सीट, केरला की पाला, त्रिपुरा की बाधारघाट और उत्तर प्रदेश की हमीरपुर सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। उत्तर प्रदेश की हमीरपुर सीट पर रुकन असेंबली अशोक चंदेल को नाअहल करार दिए जाने के बाद ज़िमनी इंतखाबात कराया जा रहा है, जबकि दंतेवाड़ा, बाधारघाट और पाला में रुकन असेंबली के इंतकाल के सबब ज़िमनी इंतखाबात कराया जा रहा है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन 28 अगस्त को जारी किया जाएगा। पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख 4 सितंबर है, जबकि 5 सितंबर को उसकी जांच पड़ताल होगी और 7 सितंबर तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। वोटों की गिनती 27 सितंबर को होगी। इंतखाबी कमीशन के बयान के मुताबिक 4 रियासतों के ज़िमनी इंतखाब वाले अजला या असम्बली हल्के के हिस्से में आइनी नोटिफिकेशन जारी होते ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो जाएगा। नोएडा सेक्टर 25A में वाक़ स्पाइस माल में ज़बरदस्त आगजनी का वाक़या पेश आया है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और माल में कई लोगों के फंसे होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। आग स्पाइस माल की दूसरी मंजिल पर लगी है। ये आग क्यों लगी, इस सिलसिले में अभी कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मोदी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सिक्योरिटी हटाने का फैसला किया है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों रा और IB की जानिब से मिले इनपुट काबीना सेक्रेटरी और वज़ारत दाखिला के दरमियान 3 माह तक चले जायज़ा इजलास के बाद ये फ़ैसला लिया गया है। अब साबिक वज़ीर आज़म की हिफाजत में SPG की जगह CRPF के जवान तैनात होंगे। BSP सरबराह मायावती एक बार फिर जम्मू कश्मीर मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत में आ गई हैं। उन्होंने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी समेत अपोजिशन पार्टियों के दीगर लीडरान के बगैर इजाज़त जम्मू कश्मीर दौरे पर जाने के कदम पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने पीर के रोज़ ट्वीट करके अपोजिशन लीडरों को नसीहत दी कि कश्मीर में हालात मामूल होने में कुछ वक्त लगेगा। मायावती ने ट्वीट किया, जैसा कि सभी जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा ही मुल्क में मसावात, इत्तेहाद और सालमियत के हक़ में रहे हैं, लिहाजा वो रियासत जम्मू कश्मीर में अलग से आर्टिकल 370 का इल्तिज़ाम करने के ख़तई भी हक़ में नहीं थे। इसी ख़ास वजह से BSP ने पार्लियामेंट में इस आर्टिकल को हटाए जाने की हिमायत की।
जम्मू और कश्मीर से दफ़े 370 के बेशतर इल्तिज़ाम हटाए जाने और रियासत को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 2 खित्तों में तकसीम किए जाने के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत के फ़ैसले के बाद श्रीनगर की सिविल सेक्रेटेरिएट की इमारत से रियासत का झंडा हटा दिया गया है। अब वहाँ सिर्फ कौमी परचम तिरंगा लहरा रहा है। जम्मू और कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात देने वाले आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाए जाने के बाद श्रीनगर की सिविल सेक्रेटेरिएट की इमारत से रियासत का झंडा हटा दिया गया है। इससे कबल तक जम्मू और कश्मीर को पहले 2 परचम लहराने की आज़ादी थी। यहाँ कौमी तिरंगे के साथ साथ रियासत का परचम भी लहराया जाता था, लेकिन अब ये झंडा तारीख़ का हिस्सा बन गया है। जम्मू कश्मीर के परचम का रंग लाल था और इस पर कश्मीर वादी, जम्मू और लद्दाख की अक्कासी करने के लिए 3 धारियाँ बनी हुई हैं थीं। इस झंडे में हल रियासत के किसानों की नुमाइंदगी करता था। ये झंडा जम्मू और कश्मीर की ख़ास शनाख्त ज़ाहिर करता था। 1952 ईस्वी में जम्मू और कश्मीर रियासत की आइन साज असम्बली ने इस परचम को अपना ऑफिशियल परचम बनाया था। जम्मू और कश्मीर रियासत में पहले हिंदुस्तान का कौमी परचम और जम्मू और कश्मीर रियासत का परचम एक साथ लहराया जाता था। साबिक़ आईएएस अफसर कन्नन गोपीनाथ ने इतवार को कहा कि वादी के लोगों को दफ़े 370 को लेकर मनाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें इजहार ख्याल करने का मौका न दिए जाने से ऐसा नहीं हो सका। कश्मीर में इजहार राय की आज़ादी की गलत इस्तेमाल के खिलाफ अपने इजहार ख्याल के लिए कन्नन ने नौकरी से इस्तीफ़ा का दावा किया है। 2012 बैच के अफसर गोपीनाथ उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने 2018 में केरल में आए सैलाब के दौरान अपनी शनाख्त छुपाकर स्वयं सेवकों के साथ राहत और बचाव कामों में हिस्सा लिया था। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों दमन और देव और दादरा और नागर हवेली के महकमे तवानाई में सेक्रेटरी रहे गोपीनाथ ने गुज़िश्ता बुध को इस्तीफ़ा दे दिया था। उनके इस्तीफ़ा में कश्मीर मौजू का कोई जिक्र नहीं था। गोपीनाथ ने इतवार को कहा कि मैं शख्स की आज़ादी के अपने हक़ का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन सर्विस में रहते मेरे लिए ऐसा करना नामुमकिन था। इसमें कई उसूल व ज़वाबित होते हैं। राजस्थान में सवाई माधोपुर ज़िले के गंगापुर सिटी में आज मखसूस फ़िरक़े के ज़रिए विश्व हिंदू परिषद की रैली पर मुबैना तौर पर पथराव करने के बाद कशीदगी पैदा हो गई। ज़राए के मुताबिक वीएचपी की रैली के दौरान एक मजहबी मुकाम के आसपास पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई है। हालात को बिगड़ता हुआ देखकर ज़िले इंतज़ामिया ने पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है। शहर में कशीदगी के पेश नज़र ताजिरों ने भी मार्केट को बंद कर रखा। इस दौरान पथराव करने वालों की गिरफ्तारी की मांग पर मुश्तइल तंजीमों के लोगों ने फवारा चौक पर एहतजाज किया। इत्तला मिलने पर सुई माधोपुर के ज़िले कलेक्टर एसपी सिंह और ज़िला सुप्रिटेंडेंट सुधीर चौधरी मौके पर पहुंच गए। आसाम एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लेकर एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक एनआरसी में नामों के इंदराज के दौरान मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं ने फर्जी दस्तावेज़ात का इस्तेमाल किया है। याद रहे कि आसाम एनआरसी की हतमी फहरिस्त 31 अगस्त को शाये होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आसाम एनआरसी का अमल मुकम्मल किया गया है। ज़राए के मुताबिक ये एक दिलचस्प हकीकत है कि मुश्तबा हिंदू दरख्वास्त गुजारों की जानिब से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी अंजाम दी गई है। हुक्काम ने बताया कि हिंदू दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दाखिल किए गए 50% से ज़्यादा दस्तावेज़ात फ़र्जी हैं। हुक्काम का कहना है कि यह बहुत हैरानकुन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मुश्तबा तारकीन वतन मुसलमान ही एनआरसी में नामों की शमूलियत के लिए फ़र्जी दस्तावेज़ात और धोखाधड़ी के तरीक़े अपनाते हैं। ताहम आसाम में मुश्तबा हिंदुओं की शनाख्त की जा चुकी है और इसका अंदाज़ा लगाया गया है कि आसाम में ऐसे तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। हाल ही में आसाम की बीजेपी हुकूमत ने दावा किया था कि मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं के नाम एनआरसी के मसवदे से खारिज कर दिए गए हैं। एनआरसी में से निकाल दिए गए नामों की फहरिस्त रियासती असम्बली में पेश की गई। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने राजदारी को बरकरार रखते हुए इस बंद लिफाफे में अदालत में जमा करने की हिदायत दी थी। इराक़ के करकक सूबे में इस्लामिक स्टेट के दहशत गर्दों ने एक फुटबॉल मैदान पर आम लोगों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 9 दीगर
زخمی ہو گئے۔ عراق سلامتی فورسز کی پریس ریلیز میں کل یہ بیان جاری کیا گیا اور اطلاع دی گئی۔ بیان کے مطابق داعش کے دہشت گردوں نے کرکک صوبے کے داکک ضلع میں فٹ بال میدان پر عام لوگوں کو نشانہ بنا کر RPG-7 گرینیڈ لانچر اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس میں 6 لوگوں کی موت ہو گئی اور 9 دیگر زخمی ہو گئے۔ واضح ہے کہ اسلامک اسٹیٹ نے سال 2014 میں شام اور عراق کے زیادہ تر حصوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ IS نے دنیا میں ہوئے کئی دہشت گردی کے واقعات کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بنگلہ دیش کے پناہ گزیں کیمپوں میں مقیم 2 لاکھ روہنگیائی مسلمانوں نے میانمار کی فوج کی جانب سے پرتشدد کریک ڈاؤن کے آغاز کے بعد وہاں سے فرار ہونے کے 2 سال مکمل ہونے پر ریلی کا انعقاد عمل میں لایا۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق اگست 2017 میں میانمار کی ریاست رکھائن سے 7,40,000 روہنگیائی مسلمان فوج کی بربریت کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ مشرقی بنگلہ دیش میں قائم کیمپوں میں کریک ڈاؤن سے قبل فرار ہونے والے 2 لاکھ افراد پہلے سے مقیم تھے۔ دنیا کے سب سے بڑے پناہ گزین کیمپ میں موجود بچوں، خواتین اور مردوں نے نسل کشی کے دن پر ریلی کے دوران خدا عظیم ہے اور روہنگیا زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ روہنگیائی رہنما محب اللہ نے کہا کہ ہم لوگ واپس اپنے ملک جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اسی وقت واپس جائیں گے جب انہیں شہریت، حفاظت کی یقین دہانی اور اپنے دیہاتوں میں مقیم ہونے کی اجازت دی جائے۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت حامیوں کے مظاہرے کے دوران اتوار کی رات بھڑکے تشدد میں 15 پولیس افسر زخمی ہو گئے اور 7 خواتین سمیت 36 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے سرکاری ویب سائٹ پر پیر کو بیان جاری کر کے کچھ سخت گیر مظاہرین نے سڑک اور سرنگ کو جام کر کے بند کر دیا اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ ساتھ ہی موقع پر تعینات پولیس اہلکاروں پر پیٹرول، بم، اینٹوں اور دیگر مہلک اشیاء پھینکنی شروع کی، جس سے 15 افسر زخمی ہو گئے۔ ان دنوں پاکستان کی معاشی حالت ابتر ہو گئی ہے۔ ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرنے کے بعد سے پاکستان کی معاشی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ ان سنگین حالات کے پیش نظر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے حکومت کے اخراجات پر قابو پانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران حکومت نے ملک میں معاشی نظام کی ابتر حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں نئے ملازمتوں پر روک لگا دی ہے۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان حکومت ترقیاتی اسکیموں کے سوا کسی بھی کام کے لیے کوئی نئی ملازمتیں منظور نہیں کرے گی۔ اتر پردیش کے دیوریا ضلع میں اس وقت کرفیو نافذ کر دیا گیا، جب وہاں پر جنم اشٹمی منا رہے لوگوں نے ایک نوجوان کو اس لیے پیٹ کر قتل کر دیا کیونکہ اس کے والد نے میوزک کی آواز کو کم کرنے کے لیے کہا تھا۔ دیوریا میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جو 15 ستمبر تک لاگو رہے گی۔ ایک مسلم پولیس جوان پر گجرات میں اس کی مذہبی شناخت کے سبب مبینہ حملہ کیا گیا۔ حملہ آوروں نے پہلے تو 35 سالہ آصف اسماعیل شیخ پر حملہ کرنے سے قبل مسلمان کے متعلق قابل اعتراض الفاظ کا استعمال کیا اور پھر ان کی پٹائی کر دی۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ بغیر کسی اشتعال انگیزی کے ان لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا، میری داڑھی کھینچی، مارا اور میرے گلا دبانے کی کوشش کی۔ شیخ نے کہا کہ وہ عام طور پر گھر سے باہر جانے کے وقت اپنا چہرہ چھپا کر گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ تعجب اس بات کا ہے کہ واقعے کے کافی عرصے بعد ہی FIR درج کی گئی ہے، حالانکہ شیخ ایک پولیس جوان ہیں۔ مذکورہ انتظامیہ نے ابتدا میں کوشش کی کہ معاملے کو معمولی واقعے کے طور پر پیش کریں، جبکہ یہ واضح طور پر مجرمانہ نفرت اور مذہبی شناخت کی وجہ سے حملہ ہے۔ تلنگانہ اور مہاراشٹرا کی سرحد پر ایک کھیت میں مرا ہوا شیر دستیاب ہوا۔ مہاراشٹرا کے چندرپور ضلع کے پوٹسا گاؤں کے قریب کپاس کے کھیت میں شیر کی موت ہو گئی۔ اتوار کے روز مقامی افراد نے کھیت میں مردہ شیر پائے جانے کی اطلاع مہاراشٹرا کے جنگلاتی عہدیداروں کو دی۔ فوری طور پر مہاراشٹرا کے محکمہ جنگلات کے عہدیدار مقام پر پہنچ گئے اور تحقیقات کرتے ہوئے مردہ شیر کا پنچنامہ کیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ شیر 3 سے 4 دن پہلے مرا تھا اور اس کی عمر 2 سال ہوگی۔ جنگلاتی عہدیداروں نے بتایا کہ وہ اس بارے میں تفصیلات اکٹھا کر رہے ہیں کہ یہ شیر کہاں سے آیا ہے۔ مہاراشٹر کے محکمہ جنگلات کے حکام کو شبہ ہے کہ کیڑے مار دوا کے اثرات سے اس کی موت ہوئی ہوگی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مکمل تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اسی
दौरान तेलंगाना के सुपर टी रेंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी रेंज ओहदेदार ने प्रताप नायक और मोहम्मद मुसविर ने मुकाम का मुआयना किया। मुकामी लोगों से दरियाफ्त की कि शेर की मौत कैसे हुई। SR नगर पुलिस स्टेशन हदूद में मेडिकल शॉप की जानिब से गलत इंजेक्शन देने से 41 साल एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक ओडिशा का मुतवत्तिन संजय शहर में रोज़ाना की उजरत पर काम किया करता था। वो कुछ दिनों से बुखार में मुब्तला था। वो जुमा के रोज़ दवाखाने गया। डॉक्टर मौजूद ना होने पर मेडिकल शॉप के मालिक नवीन ने इसके लिए एक इंजेक्शन तजवीज़ कर दिया। संजय ने वो इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के कुछ देर बाद उसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ना शुरू हो गई। उसके पाँव फूलना शुरू हो गए। संजय दोबारा नवीन के पास गया और अपनी सेहत के मुतालिक कहने लगा। नवीन इसकी इस हालत को देखकर उसे फौरी एक खानगी अस्पताल ले गया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स ने उसे बेहतर इलाज के लिए किसी दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। बादादा उसे दूसरे दवाखाने मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दौरान इलाज जाँबर ना हो सका। पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। बकरी के एक पौधा खाने पर मालकिन ने 20 पौधे लगाए। ये वाक़या ज़िले विकाराबाद के बारूवाद मौज़े में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक विकाराबाद के मौज़े बारूवाद में बकरी के हरिता हरम के लगाए गए एक पौधे को खा लेने पर मौज़े के सरपंच ने बकरी की मालकिन से 20 पौधे लगवाए। बकरी की मालकिन ने इस मौके पर यह अहद भी किया कि वो लगाए गए पौधों की हिफाजत भी करेंगी। मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत के दावों की कलई उस वक्त खुल गई जब ख़राब और नाकारा सड़क के पास एक हामिला खातून 20 किलोमीटर पैदल सफ़र करके डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद घर वापस होने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या पिछले हफ्ते पेश आया, लेकिन इतवार के रोज़ उसका इंकशाफ हुआ। द न्यूज़ मेंट रिपोर्ट के मुताबिक 28 साल लक्ष्मी कबायली औरत है। वो अपने गांव जामादंगी से 20 किलोमीटर रास्ता पैदल तय करके डॉक्टर से रुजू हुई और अपना चेकअप करवा कर वापस 20 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर आ रही थी। इस दौरान उनकी तबीयत ख़राब हो गई और इसके मखसूस मुकाम से खून बहना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया। इसके रिश्तेदार उसे स्ट्रेचर पर दवाखाना ले जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में खून ज़्यादा बह जाने की वजह से ये औरत और इसके पेट में का बच्चा दोनों फौत हो गए। नाज़रीन, जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कोई सांप नहीं है, बल्कि एप्पल मछली है। इस किस्म की मछली की लंबाई आमतौर पर 3 से 6 फीट तक होती है, लेकिन ये मछली 12 फीट लंबी है और उसे काकीनाडा के मशरक़ी साहिल में एक मछेरे ने पकड़कर फ़रोख्त के लिए मुकामी मार्केट में रखा था। मुकामी मार्केट से एक शख्स ने उसे 250 रुपये में ख़रीदा। मछली को देखने के लिए मार्केट में काफ़ी हुजूम जमा हो गया था। आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस तिरुमला से तिरुपति के दरमियान चलाई जाने वाली बस के टिकट्स पर सफ़र, हज और यरूशलेम के इश्तिहारात पाए गए, जिस पर RTC इंतज़ामिया ने एक अहदेदार की सख्त सरजनिश करते हुए मुअत्तल कर दिया। महकमे RTC ने इस ताल्लुक़ से बताया कि एक नहायत ही संजीदा मसला है, उसकी जांच की हिदायत जारी कर दी गई है और मामले में कंट्रोलर M जगदीश बाबू को अपनी ड्यूटी से लापरवाही बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। दौरान तहक़ीक़ात पता चला कि ये इश्तिहार टिकट्स पर रियासत में इंतखाबात से कबल इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक से कबल छपवाए गए थे। अब जबकि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म हो चुका है, APS RTC के कंट्रोलर इस इश्तिहारात वाले टिकट्स को बंद करने में नाकाम हो गए और उसे तिरुपति डिपो सप्लाई कर दिया। इसी वजह से इस ओहदेदार को मुअत्तल किया गया। ये इश्तिहार ईसाइयों के मुक़द्दस मुकाम यरूशलेम और मुसलमानों के मुक़द्दस सफ़र हज पर मबनी था। हिंदुस्तान की PV संधू ने जापान की नोजोमी ओखारा को इतवार को एक तरफा अंदाज में 7-21 और 7-21 से शिकस्त देकर वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में तलाई तमगा जीतकर नई तारीख रकम की। संधू आलमी चैम्पियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गई हैं। संधू ने बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल में हारने का तातुल आखिर आज तोड़ दिया और वो हिंदुस्तान की बैडमिंटन में पहली आलमी चैम्पियन बन गई।
संधू गुज़िश्ता 2 साल आलमी चैम्पियनशिप के फाइनल में हारी थीं, लेकिन इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की और ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए ओखारा को शिकस्त से दो चार कर दिया। ओलंपिक सिल्वर फातेह संधू का आलमी चैम्पियनशिप में ये 5वां तमगा है। वो इससे पहले 2 चांदी और 2 कांसे के तमगे जीत चुकी हैं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली खिलाड़ी पीवी संधू की इस अजीम उस शान कामयाबी पर वज़ीर आज़म मोदी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी इस कामयाबी पर उनकी खूब सताइश। हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को पहले टेस्ट में 318 रन से शिकस्त दे दी। कोहली ने की धोनी के 27 टेस्ट जीतने की बराबरी। हिंदुस्तान की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किए। हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली ने बहैसियत कप्तान हिंदुस्तान को 27वीं टेस्ट कामयाबी दिलाते हुए साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली और वह तारीख रकम करने से सिर्फ 1 टेस्ट कामयाबी से दूर हैं। पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज हसन अली ने हाल ही में 20 अगस्त को हिंदुस्तान की शामिया आरजू का हाथ थामा। दोनों ने दुबई के एक होटल में रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हुए। दोनों को इस रिश्ते में बंधे हुए एक हफ्ता होने वाला है और ये जोड़ा शादी के जश्न में मसरूफ़ है। इस दौरान हिंदुस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा और उनके शौहर पाकिस्तान के अजीम क्रिकेटर शोएब मलिक ने इस जोड़े को डिनर पार्टी दी, जो शादी के बाद उनकी पहली दावत थी। हसन अली और शोएब मलिक के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। शादी से एक दिन पहले भी सानिया मिर्ज़ा ने हसन अली की खिंचाई की थी। हसन अली ने डिनर पार्टी की तस्वीर शेयर करते हुए शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का उसके लिए शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान के हरियाणा की रहने वाली शामिया आरजू और पाकिस्तान के गेंदबाज हसन अली ने एक हफ्ता कबल ही निकाह किया था। शामिया आरजू दुबई में एयर अमारात में फ़्लाइट इंजीनियर हैं और तकरीबन 1 साल कबल ही उनकी मुलाकात हसन अली से हुई थी। दोनों के दरमियान दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। हसन अली और शामिया आरजू के निकाह में जहां शामिया हिंदुस्तानी अंदाज में नज़र आई थीं, वहीं हसन अली पाकिस्तान के रिवायती लिबास शेरवानी में नज़र आए थे। महाराष्ट्र में बीजेपी की इत्तेहादी पार्टी आरएसपी के सदर और महाराष्ट्र हुकूमत के वज़ीर महादेव जानकर ने दावा किया कि बॉलीवुड के मशहूर अदाकार संजय दत्त उनकी पार्टी में 25 सितंबर को जुड़ने वाले हैं। उनका ये बयान इस वक्त आया जब वो पार्टी का 16वां जश्न मना रहे थे और ये महाराष्ट्र के तरक्याती उम्र के वज़ीर हैं। जलसे के दौरान उन्होंने संजय दत्त की वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं आरएसपी में शामिल होने वाला हूं और इस मौके पर मेरे भाई और मेरे दोस्त को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। बताया जा रहा है कि संजय दत्त दुबई के दौरे पर हैं। जब मुंबई वापस लौटेंगे जल्द ही पार्टी में शामिल होंगे। रेलवे स्टेशन के अपने पुराने लम्हों को याद करते हुए शाहरुख खान ने एक प्रोग्राम में बताया कि इस लॉन्च इवेंट का हिस्सा बनकर वो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी लड़कियों के साथ मोहब्बत की है, बहुत प्रेम किया है। बस ये बांद्रा स्टेशन ही रह गया था जहाँ पर उन्होंने मोहब्बत नहीं की। उन्होंने यहाँ इस प्रोग्राम में मदु करने के लिए मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। शाहरुख खान ने इन दिनों कभी अपनी आने वाली फिल्मों के सबब तो कई अपने नए बयानात की वजह से सुर्खियों में हैं। शाहरुख खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अब एक्शन फिल्म करना चाहते हैं। वैसे रोमांस हो या एक्शन, शाहरुख खान की दमदार वापसी की उम्मीद की जा रही है। शाहरुख खान के मद्दा तय दिल से उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम की उबरी जमानत की दरख्वास्त को किया मुस्तरद। मनमोहन सिंह से एसपीजी सिक्योरिटी वापस ली गई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक और मज़हका खेज बयान, कहा सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और बाबूलाल को जादू टोना के जरिए मारा गया। छत्तीसगढ़, केरला, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में 23 सितंबर को होंगे ज़िमनी इंतखाबात। एक मुस्लिम पुलिस जवान पर गुजरात में मजहबी शनाख्त और दाढ़ी के सबब हमला। हिंदुस्तान ने वेस्टइंडीज़ को पहले टेस्ट में 318 रन से शिकस्त दी। कोहली ने की धोनी के 27 टेस्ट जीतने की बराबरी। इसके साथ ही आज का खबरनामा खत्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।